पंजाब असम्बली में पीटीआई के 26 अरकान मुअत्तल कर दिए गए। एक तो है ना कि मखसूस नशिस्तें छीन ली गई पीटीआई से, प्लस उनके जो 26 अरकान थे वो एहतजाज करने पर मुअत्तल कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। यानी और भी एक बड़ी गेम की तैयारी। प्लस खैबर पख्तूनख्वा में अब 20 का नंबर जो है वो गोल्डन हो गया कि अगर केपी में गवर्नमेंट का तख्ता उलटना है या कोई गवर्नमेंट टेक ओवर करनी है तो 20 नंबर्स किसी तरह से चाहिए। वो कैसे पूरे हो सकते हैं, उसके लिए मौलाना कार्ड के बारे में बातें हो रही हैं। डिटेल से आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प मालूमात है। खैर, इस सारे मंजरनामे में शहबाज शरीफ साहब बैरिस्टर गौहर के पास जाते हैं, हैंडशेक करते हैं और आज खबरें चली कि उन्होंने फिर मुज़ाकरात की ऑफ़र कर दिया कि बैरिस्टर साहब बैठें, बातचीत करते हैं, मसाइल का हल इधर ही है। उस पर मैंने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ जाना कि शहबाज शरीफ साहब ने आपको क्या कहा। तो बैरिस्टर गौहर साहब का बड़ा दिलचस्प जवाब मुझे मिला, तो मैं आपके सामने सारी डिटेल रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ी सी बात करनी है सवात वाक़े के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, जो एक पूरा सिस्टमैटिक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है उनके अगेंस्ट, उसके ऊपर अगर आप ज़रा सा नोटिस करें आपको पता चलेगा सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हर तरह से चारों तरफ से घेर गार के केपी गवर्नमेंट के खिलाफ एक पूरी कैंपेन शुरू हो चुकी है। अगर आप देखें, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चाहे वो वफाकी वज़ीर इत्तलात हों, चाहे वो सूबाई वज़ीर इत्तलात हों, चाहे वो गवर्नर केपी हों, आके जनाब ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक के बाद एक बयानात जारी हो रहे हैं, प्रेस रिलीज़ें आ रही हैं और पूरी तरह से इस पर तनकीद हो रही है। जहाँ पर गलती है, कोताही है, गफलत है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर की है, सूबाई सतह पे है, गवर्नेंस की सतह पे है, उस पर तनकीद बनती है, होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये सिस्टमैटिक एक पूरा तनकीद की एक वेव लॉन्च हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप देखें तो टूरिस्ट किलर पीटीआई इस तरह से करके कैंपेन हो रही है और गंडापुर को अलग वो मुतालबा किया जा रहा है कि वो रिज़ाइन करें या अपना ओहदा छोड़ दें। बड़े दुखी लग रहे थे, बड़े गमगीन थे इस सारे मामले को लेकर। और उधर पंजाब में अज़मा बुखारी साहबा वो बैठी और जो पंजाब से बातें सुनने को मिली हैं कि पंजाब कार्ड, यार सिंपल पाकिस्तानी कहो कि पाकिस्तानियों के साथ ये वाक़या पेश आया तो नहीं जनाब, पंजाबियों की हिफाजत नहीं कर सके खैबर पख्तूनख्वा। ये बड़ी लीथल किस्म की एक मूव है या बहुत लीथल किस्म का नैरेटिव है जिसमें पख्तून पंजाबी ये वाली चीज़ जो है वो सामने आ रही है। मैं काफ़ी टाइम से ये नोटिस करते आया हूँ कि जब भी कोई मौका होता है तो ये वाली चीज़ हाईलाइट की जाती है। लेकिन जिस वक्त ये सारा फोटो सेशन हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एंड उसी टाइम पे एक और अफसोसनाक वाक़या कुछ देर पहले रिपोर्ट हुआ बलूचिस्तान के इलाके जोब से। अब वहाँ पर भी एक फैमिली जो कि पंजाब से ही ताल्लुक़ रखती थी, मैं तो ये नहीं कहता कि पंजाबी फैमिली गई, पाकिस्तानी फैमिली जहाँ से भी गई, टूरिस्ट कहूँगा मैं उनको, सियाह कहूँगा, कि वो गए वहाँ पर और एक फैमिली के साथ बदकिस्मत वाक़या पेश आ गया। वो भी इसी तरह सैलाबी रैले में बह गए। 4 के करीब ख़वातीन जो है वो जाँ बहक हुई हैं, रेस्क्यू ज़राए ने उसकी कंफर्मेशन की है। तो क्या ये जोब भी केपीके में कहीं आता है? नहीं, ये बलूचिस्तान में है। तो बलूचिस्तान में किसकी गवर्नमेंट है? क्या वहाँ पर भी गंडापुर रूल कर रहे हैं? वहाँ पर आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो ये जो मुतालबा कर रहे थे अभी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े का, क्या वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के इस्तीफ़े का मुतालबा करेंगे या उनकी नाअहली का एतराफ़ इसी तरह टीवी चैनल्स पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करेंगे? तो ठीक है, पॉलिटिक्स ऐसे वाक़यात पे हमने देखी है, माजी में भी होती है और ये रिवायत रही है, करते हैं पॉलिटिशियंस। लेकिन इस तरह से कि जनाब जो अपनी तरफ हो गया गोल, उस पर कोई नहीं है, उस पर आंखें बंद हैं, और जो दूसरी साइड पे हो गया बस एक मौका मिल गया और शुरू काम। आने वाले दिनों में आपको इसकी और भी सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब मैं कन्विंस हूँ इस बात पे कि अली अमीन गंडापुर और उनकी पार्लिमानी पार्टी ने ये जो बजट मंजूर करा के अपनी गवर्नमेंट को सिक्योर करने की कोशिश की थी वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कुछ मालूमात उनको ऑलरेडी मिल चुकी थी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द वॉल, कुछ ना कुछ डिज़ाइन हो रहा है बहुत खामोशी से। क्योंकि आपने देखा होगा जब ये बजट मंजूरी का प्रोसेस अभी रुका हुआ था, नहीं हो रहा था, तो हुकूमती साइड से बिल्कुल खामोशी थी। वो नहीं कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बिल्कुल खामोशी थी। और उसी खामोशी में छुपा हुआ था वो सारा तूफान जिसको भांप लिया गया केपी गवर्नमेंट की जानिब से कि कुछ ना कुछ गेम हो सकती है, इसलिए अपनी गवर्नमेंट को वक्त रहते सिक्योर करें। और अब आपको जब ये इस साने के बाद जो एकदम से अटैक नज़र आया है, उससे आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ें वाकई सीरियस हैं। और अब जाके जो नंबर्स गेम के ऊपर डिबेट शुरू हो गई है मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अब और सीरियस होती जाएगी। मैं ज़रा सा आपको नंबर गेम बता दूं, फिर आगे आपको बताता हूं कि कैसी कैसी दिलचस्प कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी कि जितनी नशिस्तें पार्टियों ने आम इंतखाबात में नहीं जीती, उससे ज़्यादा उनको मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल केपी असेंबली की मिसाल ले लेते हैं। वहाँ पर पीटीआई मेजॉरिटी में है 92 सीट्स के साथ, बड़ी वास्ट मेजॉरिटी है, उनके पास कोई मसला ही नहीं है, उनको आराम से अपनी हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास टोटल नशिस्तें कितनी? 23। कहाँ 92, कहाँ पे 23, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इसलिए बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में। लेकिन मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जो इजाफी नशिस्तें अभी मिलनी है अपोजिशन को, वो कितनी बनती हैं? वो है 23 नशिस्तें उनकी टोटल थी और 30 नशिस्तें माले गनीमत के तौर पे तोहफे में उनको मिल जाएंगी, तो टोटल नंबर हो जाएगा 53। तो अब कंपैरिजन कैसे होगा? 92 वर्सेस 52 का। तो अब सिर्फ 20 का गैप होगा। अगर 20 वहां से कम होके ऑपोजिशन के साथ मिलते हैं तो वो नंबर 72 के अराउंड बन जाता है, जिसमें अदम एतमाद कामयाब हो सकती है या हुकूमत घर भेजी जा सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो 20 नंबर पूरा करने के लिए अब क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या किया जाएगा? उसके लिए अब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मौलाना कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, कि मौलाना को आगे किया जाए, वो कोई कैंपेन करें फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से, या वो मामलात को देखें। देखें, मैं कोई मौलाना के उसके ऊपर नहीं कर रहा कि मौलाना वाकई ये सोच रहे हैं या ये है। इसका जांचने का बहुत आसान तरीका ये है कि मौलाना की पार्टी को जो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी वो नशिस्तें मिलेंगी जो वो डिज़र्व नहीं करते, इन एक्चुअल डिज़र्व नहीं करते, या वो जीत के नहीं आए। तो मौलाना की जमात के लोग अगर 3 नशिस्तें जीते हैं आम इंतखाबात में और उन्हें 5 माले गनीमत के तौर पे मिल रही हैं, तो उसूलन उन्हें इनकार करना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अगर तो मौलाना उसूलन ये फैसला करते हैं और कह देते हैं कि जनाब ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि असूलन ये हमारी पार्टी का हक नहीं है, तो फिर तो लगेगा कि मौलाना साहब ने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस लिया, उनका कद भी अवाम में बढ़ेगा, मकबूलियत भी बढ़ेगी और ऐसा लगेगा कि उन्होंने एक अच्छा ट्रू स्पिरिट का मुजाहरा किया। लेकिन अगर वो ये नशिस्तें खामोशी से अपने पास रख लेते हैं, इसके ऊपर एतराज़ नहीं करते किसी भी किस्म का, फिर लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इस सारे मामले में जो सबसे दिलचस्प काम हुआ ना मखसूस नशिस्तों के मामले में, वो ये कि सियासी जमातों ने जितनी नशिस्तें आम इंतखाबात में नहीं जीती थी ना, उससे ज़्यादा नशिस्तें इन्हें मखसूस की सूरत में मिल जाएंगी और इनकी जो मेजॉरिटी है वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में चली जाएगी। पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा मसला रहेगा आफ्टर पीटीआई। ऑब्वियसली पीटीआई तो विक्टिम है ही है ना, उनके पास तो जो था वो सारा कुछ उनकी शनाख्त तक ले ली गई असेंबली से। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के लोग डरे हुए हैं वो कह रहे हैं कि नून लीग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उनके पास सादा अक्सरियत भी, उनके पास नंबर्स गेम और स्ट्रॉन्ग हो गए, तो उनको पता नहीं हमारी ज़रूरत रहे या ना रहे। तो वो कहते हैं कि अभी मैं किसी उनके बंदे का बयान सुन रहा था कहीं पे, उन्होंने कहा कि इनकी गर्दन में पहले सरिया रहता है तो ये तो और ज़्यादा वो हो जाएंगे। इस तरह करके उनकी आपस में जो क्या कहते हैं एतमाद की फ़िज़ा जो है वो इस तरह की हो गई है। खैर उसको भी छोड़िए। अब मैं किसी के पास बैठा हुआ था, एक पीटीआई के अहम शख्सियत के पास, मैंने उनसे पूछा कि मखसूस नशिस्तें अब आपके पास नहीं रही तो मतलब ये तो बहुत ही गलत सीन हो गया, अब क्या आगे का लाया अमल है? तो उन्होंने बताया कि आप पहले मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो हुकूमत करना चाहती थी और मखसूस नशिस्तें ना मिलने के बाद ना कर पाती या नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा, मैंने कहा आईनी तरमीम ही होती है, 26वीं तरमीम तो वो कर चुके हैं। यही उन्होंने कहा, एग्जैक्टली कह रहे हैं वो 26वीं तरमीम कर चुके हैं मखसूस नशिस्तों के बगैर। तो ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर पा रहे थे, या हमारे पास वो नशिस्तें रहती तो हम उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाते। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि एक काम ऐसा है जो मखसूस नशिस्तें मिले बिना नहीं हो सकता था, लेकिन अब उसके इम्कानात जो है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बढ़ गए। और वो ऑब्वियसली जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ केपी गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि बहुत नंबर्स गेम का डिफरेंस था, कहाँ 92 कहाँ 23। तो नंबर्स गेम का इतना ज़्यादा डिफरेंस जो था उस वजह से ये इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन अब हालांकि अगर अली अमीन गंडापुर को नाहल भी कर देते तब भी कोई इतना मसला ना होता पीटीआई के लिए। लेकिन अब चूँकि 20 का नंबर रह गया तो उस 20 में कुछ लोग जीएचक्यू हमला केस के रगड़े में आ सकते हैं, कुछ लोगों को इलेक्शन कमीशन वैसे नाअहल कर सकता है, तो वो मार्जिन जो है वो बहुत थिन होता जाएगा। तो वो एक लगता है उन्हें कि शायद ये वाला काम है जो मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद बराह रास्त गवर्नमेंट को बेनिफिट करेगा, या हो सकता है अदरवाइज तरामीम तक वो कर चुके हैं तो वो सारा कुछ कर सकते थे। अब आ जाइए ज़रा एक और ख़बर की तरफ, और वो ये कि शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर गौहर से, अरशद कैसर से मुलाकात की थी, ऐवान में हैंडशेक किया था। सरसरी सा हैंडशेक था, कोई मीटिंग नहीं थी लंबी चौड़ी। लेकिन आज मैंने देखा कहीं पे खबरें चल रही हैं कि उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफ़र की बैरिस्टर गौहर को कि बैठें, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, यही रास्ता है, यही हल है और कोई वे फॉरवर्ड नहीं है।
आपको बातचीत करनी चाहिए, ये कॉरिडोर खोलना चाहिए। और इस खबर के बाद कुछ तजिया निगार सहाफ़ी जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि पीटीआई के पास ये वाइटल मौका है, ये नहीं खोना चाहिए और उन्हें हर सूरत बातचीत हुकूमत के साथ करना चाहिए, बजाय इसके कि ये वाला दरवाज़ा भी बंद हो जाए। इसलिए इनको इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, पीटीआई के पास तो अब खोने के लिए और कुछ भी नहीं बचा। आपने शनाख्त तक ले ली, नशिस्तें ले ली, मैंडेट ले लिया, कुछ बचा नहीं पीटीआई के पास। अब कुछ नशिस्तें ही हैं बाकी बची हुई। अपोजिशन लीडर भी ख़तरे में चला गया कि वो इन मखसूस नशिस्तों के बाद अपोजिशन लीडर जो है वो भी अपने पास ले जा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। पहला ये है कि वाकई में क्या ऐसी कोई बात हुई है, तो मैंने रब्ता किया बैरिस्टर गौहर साहब से। मैंने उनसे पूछा कि ये खबरें चल रही हैं कहीं पे, इसकी क्या कंफर्मेशन है। उन्होंने मुझे एक मैसेज लिख के भेजा और उन्होंने कहा, कादिर साहब, आगे जो है वो मैं थोड़ा सा हज़फ कर लेता हूँ, ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। वो कहते हैं कि आई एम डन विद ऑल दिस। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं ना इसकी तरदीद करता हूँ ना तस्दीक करता हूँ, मैं इसके ऊपर कमेंट ही नहीं करता। मुझे ऐसा लगा उनका वो पूरा मैसेज पढ़ के कि जैसे वो बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं इस सारी सिचुएशन से, और वो इन मामलात पे अब बिलीव ही नहीं करते कि मुज़ाकरात से भी कुछ निकलेगा या कोई वाकई में चाहता है कि रास्ता सीधा हो, कोई चीज़ें आगे बढ़ें। इतना मतलब वो उनका मैसेज पढ़ के मुझे ऐसा लगा।